हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपीएससी की इकोनॉमी की सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में बात की थी कि हमारे सिलेक्शन की 5 जो है बैरियर हैं। उसमें पहला बैरियर मैंने बताया था कि सीसेट है, दूसरा बैरियर मैंने बताया कंपलसरी इंग्लिश है, तीसरा बैरियर मैंने बोला था कि 50% लोग इको जीएस की वजह से यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होते। बहुत से ऐसे इंटरव्यू की क्लास में मैं कोचिंगों में गया हूँ, वहाँ बहुत स्टूडेंट मिले कि सर मेरा इको जीएस की वजह से नहीं हो पा रहा है प्री, और मेंस में भी हमें प्रॉब्लम आती है। और इको में मैं मास्टर हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, लगभग 10-12 ईयर्स का इको पढ़ाने का भी। ठीक है, ऑप्शनल और जीएस दोनों पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी स्थिति में इको जीएस के बारे में बहुत एक माइक्रो एनालिसिस करके हमने ये पाया कि इको जीएस ही इसमें जीएस में सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़कर क्यों ना आए हों, इको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और आप तुरंत बिना इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए और क्वेश्चन पे आ जाएं तो ये हिस्ट्री पॉलिटी की तरह इसका सिलेबस नहीं है। यहाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी हैं। लेकिन इको जीएस में मैंने ये पाया कि बहुत ढेर सारी किताबें जो मार्केट में, वैसे ढेर सारी है नहीं, हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी जीएस में भी। जो किताबें हैं वो बैलेंस नहीं है, मतलब प्री ओरिएंटेड है या कुछ किताब ऐसी है, कुछ नॉन टेक्निकल टाइप की है, मेंस के कुछ क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कंप्लीट इको जीएस प्री और मेंस को कोई बुक है जो कंप्लीट करती है। तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ हमारे माइंड में आया कि कुछ हम भी इस पर स्टूडेंट को सजेशन दें, क्योंकि आपके रास्ते को आसान करना मेरा मोरल राइट्स है, नैतिक दायित्व भी है ये। और इसीलिए मैं इस पर कुछ अपने ज्ञान आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इंडियन इकोनॉमी सिलेबस फॉर यूपीएससी। अब इसमें देखो सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम एक एक कंटेंट पर बात करते चलेंगे। जब बात आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और एक चीज इसके साथ और जुड़ जाना चाहिए, प्रोग्रेस। पहली बात तो पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं कि इको की शुरुआत कैसे हुई, हम उस पर भी बात करेंगे। जब तक हम ग्रास रूट लेवल को नहीं जानेंगे आगे की बात नहीं जान पाते। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले एनआई का मेजरमेंट एडम स्मिथ ने किया था, लेकिन इससे पहले भी कौटिल्य को इको आती थी। बट हमारे देश में कोई भी काम जो है सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। कोई हम नोटबुक्स वगैरह बनाकर काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में हमारे ही ज्ञान की क्रेडिट कोई और लेता है। तो यहाँ पर भी एडम स्मिथ ने एक प्रॉपर काम किया। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक बुक लिखी जिसमें बताया कि किसी कंट्री की जो स्टेटस है उसकी इनकम से होगी। उस समय यूरोप में जनसंख्या कम थी। जब पॉपुलेशन कम होती है तो लोगों को इनकम मेजर करने का याद नहीं रहता। इंडिया को हम कहते हैं कि पुअर कंट्री, बट इंडिया इज नॉट पुअर, इंडियन आर पुअर। भारत गरीब नहीं है, भारतीय गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? हम वर्ल्ड में अब जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दें तो थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे वर्ल्ड में। हमारे यहाँ जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है ठीक नहीं है। एक करता है 20,000 पाता है, फैमिली ऑफ मेंबर उसमें 2 हैं, तो उसके हिस्से में कितना आएगा? 10,000। एक फैमिली ऑफ करता है 20,000 इनकम है, तो फैमिली ऑफ मेंबर 10 है, तो वहां पर 1,000 आया एक के हिस्से में। अब गरीब कौन होगा? कंपेयर करो तो दोनों के कर्ता की इनकम सेम है, लेकिन जिसके घर में पॉपुलेशन ज्यादा है वो गरीब हो जाएगा। तो इस पर हम थोड़ा इसके बेस में और चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो जर्मनी और इटली दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में शुमार हो गए। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो अमेरिका और रसिया वर्ल्ड के सबसे ताकतवर कंट्री बने। अमेरिका कैसे ताकतवर बना? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर बना ताकतवर। रसिया बना प्लानिंग करके ताकतवर। थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ है, लेकिन चाइना और इंडिया सबसे ताकतवर कंट्री के रूप में उभर रहे हैं। अब चाइना और इंडिया में कोई पैसा तो अलग से आ नहीं गया, कैसे उभर रहे हैं? हम हमेशा ये समझते रहे कि हमारी पॉपुलेशन ही हमारी प्रॉब्लम है, हमने भी अपने लेक्चर में ये बात कही, लेकिन इंडिया और चाइना के पास एसेट के रूप में इसकी पॉपुलेशन ही है। और इसी पॉपुलेशन की वजह से आज हमारी ग्रोथ एंड इकोनॉमी तेज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पहले वाली पॉपुलेशन नहीं पैदा हो रही है, लेबर क्लास। आज हमारे लेबर के घर में भी
मोबाइल स्मार्टफोन चलाने वाला बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल में ही वो सब कुछ चलाना जानता है। तो अब एक स्मार्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ, स्किल पॉपुलेशन डेवलप हो रही है, इसीलिए चाइना और इंडिया दोनों वर्ल्ड में बड़े तेजी से जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। अब जीडीपी का सीधा कनेक्शन किससे होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है। 1% पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 4% जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। किसी किताब में लिखा मिलेगा नहीं, हम बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए। हमने बहुत बुक पढ़ी, ये एनालिसिस किया। तो इंडिया की पॉपुलेशन 2011 सेंसस 1.93 अप्रॉक्स 2 मान लेते हैं, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर होना चाहिए। 8% से ऊपर हमारा क्या हो? जीडीपी ग्रोथ हो। अगर 8% से ऊपर हमारा जीडीपी ग्रोथ हो तो हम एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर 10 के आसपास हो तो जो पहले से हमारी बेरोजगारी है वो भी उसमें खत्म होगी, और जो नए लोग पैदा होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। तो 1% पॉपुलेशन ग्रोथ पे 4% जीडीपी। अब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अगर 4 से नीचे आती है तो बट नेचुरल है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो ओवर अनएम्प्लॉयमेंट है उसका भी सोल्यूशन इस जीडीपी ग्रोथ में नहीं मिलेगा। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमेशा लगता है, अब मैं उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा हूँ जहाँ मेरी बात पूरे कंट्री के लोग फॉलो अप करें। एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे कम। आप वहां पर एक किसान को लोन देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हो। सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर है लोगों की। तो जब वहां पे जीडीपी ग्रोथ भी कम, ब्याज वो ज्यादा देंगे, गरीबी बढ़ेगी। आप देखिए सर्विस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा, बड़े लोन सबसे सस्ते, छोटे लोन सबसे महंगे। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो मेरा तो ये सजेशन है कि पूरे देश के लोगों को, जो भी हमारे पुअर किसान हैं, उनको जो है विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया जाए। मेरा सजेशन है विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया जाए, और उनसे लोन का वही अमाउंट 1 साल पर वसूला जाए। 1 साल वो ना दे पाए तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो, जस्ट लाइक पेनल्टी के तौर पर। लेकिन 1 एंड 2% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें उनका मूल भी माफ करना पड़ेगा और ब्याज भी करना पड़ेगा। हम माफ करते ही आए हैं अभी तक। पूरे देश में 11,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का लोन होता है। 11,000 करोड़ केवल पंजाब लोन लेता है। एग्रीकल्चर पर लोन लेकर उन्होंने अपना बना लिया, खेतों में ही मकान बना लिया। एग्रीकल्चर लोन माफ हुआ तो उनका माफ हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा भी देना होगा। एक किसान अगर अपने खेत को गिरवी रख के लोन लेने जाता है, लोन उसे मिला, खेत की कीमत है उसकी 20 लाख रुपए, लोन मिलता है उसका पर बीघे पर 5,000 रुपये। 1 लाख रुपया लोन मिला और 20 लाख की जमीन उसकी बैंक ने मॉर्गेज कर लिया। ये भी पूछ लिया तुम्हारे घर में ज्वेलरी कितनी है, तुम्हारे घर में जानवर कितने हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। लोन आप दे रहे हो 1 लाख का, प्रॉपर्टी आपको सारी चाहिए कि कहाँ की है। इससे हमारे फार्मर डरते हैं, बैंक के पास नहीं जाते हैं। और अगर मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो 10% वो मंथली लेता है। 100 रुपये पर लोन कितना हो गया? 120 रुपये 1 साल का हुआ। ऐसे ऋण जाल में फंसे हुए किसानों का इलाज क्या है? बैंक लिबर्टी दिखाएं और उन्हें लोन दें, और उतना ही जितना लोन दिया है उतनी ही वसूली करें। अब इसमें बैंक कैसे ऐसा कर सकते हैं? गल्फ कंट्रीज में विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया जाता है। वो कैसे करते हैं? गरीब किसानों के लिए, कोई सब किसानों की लोन की बात तो नहीं कर रहा मैं, 10-15% जो किसान गरीब हैं उनकी बात में कर रहा। गल्फ कैसे कंट्री देता है? केरला में अभी उन्होंने अपनी एक ब्रांच भी खोली है जो पुअर लोगों को विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देंगे। तो ये सिस्टम हमारे देश में अपनाया जा सकता है कि विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाए और उनका मूल जो दिया है वही वसूला जाए, जिससे किसान जो 2-4 रुपए एक्स्ट्रा पाएंगे वो उनकी अपनी सरप्लस हो जाएगी, और सरकार ने जो पैसा दिया उसका डूबेगा नहीं पैसा। इससे हमारे किसानों को हेल्प होगा। हेल्प इस तरह से करो जब कोई उसे रिटर्न करने की स्थिति में हो। इनजस्टिस तो वही हो जाता है कि वो 4 कमा रहा है, 8 आप उससे मांग रहे हो, कहाँ से देगा वो? तो बट नेचुरल है लोन का अमाउंट वापस नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके की क्राइसिस की वजह से हमें लग रहा है यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री का। लेकिन इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता, और इतनी ये टेक्निकल बात क्यों नहीं समझ आती, जबकि इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री देश में हैं। प्रणब मुखर्जी ने इस तरफ ध्यान दिया था। पहले एग्रीकल्चर लोन 18% के आसपास था, वो क्रेडिट कार्ड पर वो 7% लेकर आए, लेकिन उसके नीचे भी लाना चाहिए। उनका भी ध्यान उधर क्यों नहीं गया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर 4% है, कमाएगा वो 4, 7 रुपए का ब्याज कहाँ से चुकाएगा?
डिग्रियां कमी नहीं है, सबके पास है, मैक्सिमम मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, बट नॉलेज एंड प्रैक्टिकल यूज इन दोनों में बहुत बिग गैप है। 90% ये जानते नहीं जो हम पढ़ लिया उसका यूज कहाँ करें। तो मुझे लगता है यूज ऐसे ही हो सकता है। दूसरी बात हम और करते हैं, फिजिकल डिफिसिट हमारा 2% से ऊपर बढ़ता है तो अच्छी बात नहीं है। डिफिसिट होता कहाँ से है? केवल सब्सिडी की वजह से होता है। और सब्सिडी सबसे अधिक किस पर हम देते हैं? पेट्रोल डीजल पर और किसानों की प्रोडक्ट पर। मेरे यहाँ पर भी ये सजेशन है, अभी तक हमारे पास जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं आया। केंद्र राज्य कमेटी ने 1969 में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने की बात कही थी, और मुझे लगता है कि वो दिन आ गया है कि बड़े किसानों पे आप टैक्स लगाओ और उसी से छोटे किसानों की हेल्प करो। आप जाके विदेशों से पैसा लेके इनको सब्सिडी क्यों दे रहे हो? यहीं के किसान से लीजिए और उसी पे सब्सिडी दीजिए। कैश सब्सिडी सिस्टम ने इसमें बहुत रिफॉर्म किया। एक किसान को किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी दी जा रही है, उस प्रोडक्ट को ज्यादा जो यूज करेगा वही तो सब्सिडी का फायदा लेगा। अब जिसके पास कोई लैंड नहीं है वो कहाँ उस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा? जस्ट लाइक फर्टिलाइजर, 200 रुपए की अगर खाद है 100 रुपए मिल रही है, तो ज्यादा जो फर्टिलाइजर यूज करेगा उसी को फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले अब हमें ध्यान देना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो जो हमारी पावर्टी है वो अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट से दूर होगी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेशियो को बढ़ाना होगा, केन्सियन थ्योरी को लाना होगा, टेक्निकल रिफॉर्म करना होगा। अगर ये बात जितनी देर में हम समझेंगे उतने ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पीछे रहेंगे। तो एक लॉन्ग टाइम पॉलिसी हमें बनानी होगी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर काम करना होगा। आईएएस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती, हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। रिसेंटली जो हो रहे हैं उनमें आपके ओपिनियन चाहिए। अब यहाँ स्टूडेंट के ओपिनियन से वो कुछ सीखते हुए हैं या देश की इकोनॉमी में वो चीज़ें कुछ शामिल की जाती हैं, इस प्रोसेस को तो भी मैं नहीं जान पाया हूँ। लेकिन क्वेश्चन हमेशा इनका इनोवेटिव टाइप का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का होता है। अब आता है एक बात की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने बता दिया राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स कौटिल्य, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और इसके बाद इकोनॉमिक्स के दो पार्ट डिवाइड हुए, मैक्रो एंड मैक्रो। इसको रेगनर फ्रिस ने किया था, रेगनर फ्रिस, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इज द स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और मैक्रो इज द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया था। लेकिन जो पार्ट हम स्टडी इसमें करने जा रहे हैं यूपीएससी में, ये यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं होती, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। तो ये मैक्रो का पार्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्ड किसके लिए होता है यूज? ग्रोथ वर्ड हमेशा रिच कंट्री के लिए यूज होता है। डेवलपमेंट वर्ड किसके लिए यूज होता है? डेवलपमेंट हमेशा जो विकासशील देश हैं उनके लिए यूज होता है। ग्रोथ का इंडिकेटर एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट का इंडिकेटर तीन है, हेल्थ लिटरेसी एंड हेल्थ लिटरेसी एंड वो हेल्थ लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम। तो थ्री इंडिकेटर इसके हो जाएंगे डेवलपमेंट के। फिर आती है पावर्टी। पावर्टी, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं जहां पावर्टी नहीं, और चाहे जितने डेवलप कर जाएं तब भी होगी। रिलेटिव पावर्टी एंड एब्सोल्यूट पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी हमेशा गरीब देशों में और रिलेटिव पावर्टी हमेशा अमीर गरीब दोनों में पाई जाती है। एक सरकारी कर्मचारी इंडिया में क्लर्क है 30,000 पा रहा है, प्राइवेट में वही काम करने वाला क्लर्क है 15,000 पा रहा है। तो जब इनकम में हम कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव पावर्टी में जो 30 पा रहा है वो रिच और जो 15 पा रहा है वो गरीब हो जाएगा। एब्सोल्यूट पावर्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल को फुलफिल करती है, उसको लेकर आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा ट्रेडिशनल फार्मूला था, टीडी लकड़वाला ने सबसे पहले गरीबी को मेजर किया और उसमें कैलोरीज मेथड को यूज किया गया। 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया और 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया। एक समोसे में 500 कैलोरीज होती है, 5 समोसे खिला दो गांव के लोगों को और 4 खिला दो शहर को, गरीबी हो गई दूर। गरीबी का अगर ये इंडिकेटर आपको मजाक नहीं लग रहा तो और क्या है? क्योंकि केवल खाने से गरीबी खत्म हो जाएगी। एक ह्यूमन बींग्स केवल एनिमल नहीं है, उसको आवास भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। तो पहले लोग जब इलिटरेट थे तो केवल अमीर और गरीब, वो सोते हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम गरीब और इसके पास पैसा है इसलिए अमीर। लेकिन आज ये मॉडर्न टाइम जब से एसडीआई इंडेक्स 1990 से डेवलप हो गया, अब गरीबी की डेफिनेशन बदल चुकी है। आप अमीर तभी हो जब आपका हेल्थ भी हो अच्छा, एजुकेशन भी हो, और आपकी जो हेल्थ एजुकेशन एंड मनी, अब तीनों आ गए इसमें। पहले इंडिकेटर में एक था गरीब और अमीर, अब ये खत्म हुआ।
अब इसके बाद आते हैं हम डेमोग्राफिक्स, इस पर भी हम बात करते हैं। ज़्यादा लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, फर्टिलिटी रेट उनमें कम हो जाता है। चाइना जैसा देश जो बड़ा स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी को लागू कर रहा था कि जनसंख्या ही सबकी समस्या है, रिसर्च से बात सामने आई, पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉब्लम, जनसंख्या कैसी हो ये प्रॉब्लम है। अगर लेबर पैदा हो गया घर में तो बोझ हो जाएगा उस फैमिली पे, क्योंकि उसकी इनकम जो है जितना खर्च उससे कम रहेगी। लेकिन उसी घर में एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर या अच्छे ब्रेन वाला पैदा हो गया तो पूरे घर की किस्मत बदल देगा। तो पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉब्लम। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि फर्टिलिटी रेट उनमें ज़्यादा होता है जो वर्क करते हैं, और जो एसी में रहते हैं, ज़्यादा फैटी भोजन करते हैं, फर्टिलिटी रेट उनमें लो हो जाता है। और बहुत से देश आज डेवलप करके वो जनसंख्या के लिए रो रहे हैं। तो इसमें भी हमें बैलेंस रखना होगा, बहुत पॉपुलेशन कंट्रोल करने के उपाय नहीं करने होंगे। फिजिकल पॉलिसी आती है। फिजिकल पॉलिसी जो है, जब मॉनेटरी पॉलिसी किसी देश में फेल होती है तो उस देश की सरकार फिजिकल पॉलिसी को एक्टिवेट करती है। और फिजिकल पॉलिसी लॉन्ग टाइम सोल्यूशन है, यानी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर महीने 2 महीने में नहीं निकला तो साल में निकलेगा। ये है हमारी फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जहाँ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, फिजिकल पॉलिसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अब हम आते हैं सोशल इशू पे। सोशल इशू हमारे क्या होते हैं? अगर हम समाज को नहीं जान पाएंगे, उसके इमोशन और फीलिंग को नहीं जान पाएंगे, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है। और कोई सोसाइटी क्यों नहीं डेवलप कर पाई, क्या उसकी प्रॉब्लम है, वो भी हमें देखना होता है। फिर आता है ट्रेंडिंग न्यूज रिलेटेड टू एबव मेंशन्स टॉपिक्स, ये सब हम लेंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो सिलेबस फॉर, मैंने पहले ही बता दिया इकोनॉमी का सिलेबस माइक्रो है, वही यहाँ कंटेंट में आया। अब रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी, काफी चर्चा कर दी मैंने, इंट्रोडक्शन पूरा एग्रीकल्चर का बता दिया आपको। लैंड रिसोर्सेस, हमारे पास 1950 में जमींदारी विनाश कानून आया, सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ, लेकिन आज बिहार में ही ये पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कोई बहुत बड़ा लैंड होल्डर है तो किसी के पास लैंड ही नहीं है। जिस राज्य में सबसे पहले इस कानून आया वो राज्य ही अभी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। आचार्य विनोबा भावे जमीनें लेकर और गरीबों को देने के लिए उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, गांधी के साथ एसोसिएट रहे, लेकिन अभी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। हमें लग रहा है कि अभी भी इस एरिया में काम करने की जरूरत है। लैंड यूज पैटर्न, सस्टेनेबल लैंड, जमीन है हमारे पास बट यूज करने के तरीके में ही सेटिस्फैक्शन होता है। आपके घर में बहुत अच्छी चीज है बट यूज करना नहीं जानते हो, संतुष्टि मिलेगी। इकोनॉमिक्स की बुक है बट इकोनॉमिक्स नहीं आती, संतुष्टि मिलेगी। किसी गुड्स में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इकोनॉमिक्स कहती है, उसके यूज करने के तरीके में। कोई सामान है आपके पास बहुत अच्छा, यूज करने का तरीका नहीं जानते हो और दूसरे सामान लाना चाहते हो, बट नेचुरल है, यहाँ सामान में कमी नहीं है, आपके यूज करने के तरीके में, यूटिलिटी यूज करने के तरीके पे डिपेंड करती है। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट थ्योरी ये कहती है बड़े से बड़े काम को कैसे मैनेज किया जाए, उसमें टेक्निकल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होगा। फाइनेंस को फाइनेंस वाले को दे दो, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स संभालने को दे दो कि कौन पर्सन कैसे आएगा, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग को दे दो। तीनों पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हैं। तो मैनेजमेंट थ्योरी स्पेशलाइजेशन पर जोर देती है, और ये थ्योरी ही शुरुआत ही हुई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अमेरिका से। और वहाँ के वेस्ट जितने राष्ट्रपति रहे हैं उन्हें फील हुआ वुडरो विल्सन को कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एसोसिएट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ये दोनों एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं। फिर आया गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म पे हमने बताया जमींदारी, महलबारी, ये सारे रिफॉर्म आए। और इन रिफॉर्म की आज इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो अभी भी हमारे देश में बहुत ढेर सारी बेनामी संपत्ति है, कुछ लोगों के लैंड है, पता ही नहीं कौन उस लैंड का वो है। अब नेशनल लैंड अकाउंट बन रहा है, उससे काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म यही है, इम्बैलेंस ऑफ लैंड है, कुछ वेस्टेज ऑफ लैंड पड़ी हुई है, कुछ यूज हो पा नहीं रही है। दुनिया में सबसे अधिक एग्रीकल्चर यूज लैंड इंडिया में है, और वेस्टेज ऑफ लैंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सब जगह है। सबसे अधिक फर्टिलिटी वाली लैंड इंडिया में है, बट उसका व्यस्त यूज होगा तभी तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नीति आयोग, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हमने रिजॉल्व किया, उसकी जगह हम नीति आयोग लेकर आए। क्यों? एक इनोवेटिव टेक्निक लेकर आए। पॉलिसी होनी चाहिए, प्लानिंग नहीं, पॉलिसी। नीतियां ज्यादा जरूरी हैं, प्लान उसके बाद आता है। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा इनोवेटिव बनाया। नीति आयोग काम वही कर रहा है, बट एक मॉडर्न तरीका इसमें अपनाया गया जो प्लानिंग में था,
आप मान लो 5-10 साल के लिए कोई बजट पास कर देते हो, वहाँ करप्शन भी होगा, टाइमिंग पर उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, इसलिए आउटकम बजट। ठीक है, आउटकम बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ बजट इन पर मंथ। अब वो टाइम आने जा रहा है कि बजट परफॉर्मेंस 1 डे, कुछ दिन बाद टाइम आ जाएगा बजट परफॉर्मेंस 1 आवर्स। रिपोर्ट अगर समय समय पे आती रहेगी तो करप्शन कम होंगे। आपने 15-20 साल के लिए कोई बजट पास कर दिया, वहाँ करप्शन होगा और काम भी ठीक से नहीं होगा। तो नीति आयोग को तो इनोवेटिव किया गया है हमारी समझ से। एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस का एक सजेशन मैं दे चुका हूँ कि बिना ब्याज के स्मॉल किसानों को लोन दिया जाए। क्रिएटर फॉर एग्रीकल्चर इन क्रेडिट, किसान की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाए, इंडस्ट्री का दर्जा एग्रीकल्चर को दिया जाए, जिससे किसानों में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आएगी और लैंड पर वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, इसमें बहुत ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं जो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, प्रॉब्लम यही है, आप एक बैंक का नाम सुनिए, कोऑपरेटिव बैंक। अमूल का नाम आपने सुना होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। एक गुजरात में एक व्यक्ति है जो अपने गांव के लोगों से कहता है कि सारे लोग भैंस पालो। तो गांव के लोग कहते हैं क्यों? वो कहता है कि डेयरी खोलेंगे हम। गांव के लोग मजाक बनाते हैं उसका कि नहीं, डेयरी से क्या होगा। उसने कहा नहीं, तुम लोग भैंस खरीद लो, हम तुम्हारा दूध भी शहर पहुंचाएंगे, तुम्हें भी कुछ प्रॉफिट कुछ हमें भी प्रॉफिट। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं इंडिया को मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर लाना चाहता हूँ। वही आनंद 2010 में अमूल से रिटायर होते हैं और 2010 में ही इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आ जाता है। ये लोन किसने दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया। कोऑपरेटिव जो बैंक होता है उसकी होल्डिंग आरबीआई के अंडर नहीं होती, एग्रीकल्चर्स को ही सपोर्ट करता है। प्राइमरी लेवल पर गांव में पाया जाता है, सेंट्रल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पर होता है और स्टेट लेवल पे हर जगह होता है। तो इस कोऑपरेटिव बैंक ने इतना बड़ा काम किया कि आज 15 से 16 देशों में अमूल के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अब वो मुल्क के निवेश थे, कपड़े में भी आ गए। और आनंद रिटायर होके अलग से अब उन्होंने आनंदा बनाया, आनंदा मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि अब तो अमूल गवर्नमेंट्स ने ले लिया। तो एक व्यक्ति का सपना इतना बड़ा हो सकता है कि दुनिया हार जाती है। अब आप कहते हो सपना मत देखो, एडिसन का सपना इतना बड़ा हो सकता है कि आज दुनिया उसी उजाले में रहती है। तो ये सपना देखने वाले किसी और दुनिया से थोड़ा आए, वो भी हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे हैं। बस सपना हो आपकी आंखों में, वर्क करना शुरू कर दीजिए, एक दिन उसका फायदा पूरे दुनिया को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल और हम दे देते हैं, जब आपका सपना बड़ा होता है तो ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं, जब आपका सपना छोटा होगा तो उतने ही कम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए, छोटे नहीं। मेजरमेंट टेकन टू इम्प्रूव क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इंडिया, इस पर भी मैंने बात कर ली, कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अमूल जैसे प्रोडक्ट को यहाँ तक पहुँचाया, आज अमूल इसे लोन दे देगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, मल्टी एजेंसी अप्रोच है हमारा, कमर्शियल बैंक है दुनिया भर के, ये सब पे फुल कमांड, जब हम आएंगे इसकी डिटेल में तब अपने आप जानोगे आप। लीड बैंक स्कीम क्या है? जहां आरबीआई नहीं है वहां पर एसबीआई आरबीआई का काम करता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम, और वहां पर पूरी होल्डिंग एसबीआई के हाथ में होती है। रीजनल रूरल बैंक, ये एग्रीकल्चर्स पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर्स को फाइनेंस करते हैं और किसी मेजर बैंक से एसोसिएट होते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है रूरल एरिया में। और पहले नाबार्ड में शेयर होल्डर आरबीआई था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। और जब आरबीआई शेयर होल्डर होता है तो सीधे उसमें पब्लिक के शेयर नहीं हो सकते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर पब्लिक खरीद सकती है, बट आरबीआई का शेयर नहीं खरीद सकती, उसके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही खरीदेगी। इसीलिए इसको, हमें लग रहा है इसको प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की स्कीम है गवर्नमेंट की, इसलिए ऐसा किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड, पहले ही चर्चा कर दिया मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 करिए स्मॉल किसानों के लिए और 5 लाख इसकी लिमिट करिए मिनिमम, और जो भी लैंड आप रखें मॉर्गेज करें वो उसकी वैल्यू के हिसाब से करें, ना कि हम 5,000 हर बीघा देंगे और सारी जमीन रख लेंगे और इसके बाद बैंक वाले घर घर जाके वसूली करेंगे कड़ाई से। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, दिस इज द पार्ट ऑफ नाबार्ड, यही वो विभाग है नाबार्ड का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पर लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसे भी हमें पैसा देना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो मैं अपने आप ही एक्सप्लेन कर दिया। इशू रिलेटेड क्रॉप्स इंश्योरेंस, बिल्कुल सही फार्मूला है। हमारे यहाँ किसान किसी भी उसको प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हमेशा डर रहता है, पानी नहीं बरसा चली गई फसल, ओले पड़ गए चली गई फसल। तो अगर ये किसान इंश्योरेंस स्कीम हम ले आए
तो किसान की सेफ्टी हो जाएगी। अमेरिका में एक व्यक्ति किसान बनना चाहता है, नौकरी करना नहीं चाहता। हमारे देश का व्यक्ति किसान नहीं बनना चाहता, नौकरी के पीछे अंधी दौड़ रहा है। और 2 राज्य तो अब बेरोजगारी के टॉप पे चल रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान। नंबर 1 पर हरियाणा है बेरोजगारी में, नंबर 2 पे राजस्थान। क्यों? हर किसी को नौकरी चाहिए। जमीनें सारी इंडस्ट्रीज ने ले ली और वो ज़्यादा सेना पुलिस में जाते थे, वहाँ कोई वैकेंसी है नहीं, लड़ाई वगैरह हो नहीं रही है और वहाँ भी कम किए जा रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों के लोगों को कहाँ जाएं अब? तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी इन 2 राज्यों में टॉप पे है पूरे इंडिया में, ऐसी रिपोर्ट कहती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कंपेरिजन विथ अर्लियर स्कीम, ये सारे हमारे देश में चल रहे हैं और इसका फायदा हमारे किसानों को मिले, बस उसको एक इनोवेटिव तरीका अपनाया जाए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, इंपॉर्टेंस प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बिल्कुल सही है सारी चीजें। गवर्नमेंट मेजर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ एपीएमसी एक्ट। किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन जो हुआ वो मेरी समस्या अगर आप पूछो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली हम इंडियन अपनी कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, पाना सारा चाहते हैं। अगर मेरा एनालिसिस लो तो किसानों के फेवर में ही ये बिल था। अब वापस किन परिस्थितियों में लिया गया? क्योंकि हमें ये सोच लेते हैं कि हम दूसरे के घर में तो कमाने चले जाएं घुस के, लेकिन अपने घर में कोई आ जाए तो हम उसे कुछ न करने दें। बिल्कुल मत डरिए इस बिल से, इस बिल का ही फायदा आपको होता, आपकी इनकम बढ़ती। लेकिन इनोवेटिव फैसले जैसे कंप्यूटर आया तो राजीव गांधी का जबरदस्त विरोध हुआ कि कंप्यूटर आ गया, बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कंप्यूटर ने रोजगार बढ़ाए और एक डेटा ये कह रहा है कि 2.5 करोड़ रोजगार हर साल बढ़े कंप्यूटर की वजह से। ऐसे जो एग्रीकल्चर बिल लेकर सरकार आई थी वो बिल बहुत अच्छा था, किसानों के फेवर में था। लेकिन जब ये उद्देश्य हमारा हो जाएगा, सरकार अच्छा करे या बुरा करे, हमेशा हम विरोध करेंगे क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। अच्छा कर रही तो भी विरोध, बुरा कर रही तो भी विरोध, तो फिर ऐसी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर बिल बहुत अच्छा था और उससे किसानों की आय बढ़ती। ये मेरा अपना एनालिसिस है, जितनी इकोनॉमिक्स हम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडीज, इस पर मैं बात कर चुका। फर्टिलाइजर सब्सिडीज पे बात कर चुका कि फर्टिलाइजर सब्सिडी फर्टिलाइजर पे ना हो, किसानों को कैश पेमेंट दिया जाए। रेशनल मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल सही है, किसान मांग कर रहे थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तय करती है, लेकिन जिस चीज की हमारे देश में शॉर्टेज होती है किसान उसी प्रोडक्शन में लग जाते हैं। अब उसका ओवर प्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इंडिया जैसे विकासशील देशों में ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ बहुत चीजें जो है लोगों की पहुंच से कम है पैसे की वजह से। एप्पल खाना चाहता है किसान, बस 100 रुपए किलो नहीं खा पाएगा। अब वही 50 में हो जाए तो जहां 10 लोग खा रहे थे 20 लोग एप्पल खाएंगे, वही रेट और कम हो जाए तो और कम खाएंगे। तो यहाँ ओवर प्रोडक्शन तो किसी चीज का होने वाला नहीं। इसलिए एमएसपी को लेकर इस देश में लोगों को टेंशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। फिर भी एमएसपी की मांग, एमएसपी की टेंशन तो विकसित देशों को लेना चाहिए, वहां पर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। इंडिया जैसे देश में तो होने नहीं है, फिर भी एमएसपी की मांग को लेकर इतना ज्यादा आंदोलन और टेंशन। हमारी चीनी पहले जो सरकारी रेट है वो उसका हुआ करता था लगभग 40 रुपए, और चीनी मार्केट रेट पर अगर डी कंट्रोल की गई तो भी 40 में ही बिक रही है। कहां पे महंगी हो गई? अभी हम पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, यही हमारा इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। सब्सिडी हटा लें तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन तेल जब हम सस्ता खरीद रहे हैं तो हम उसके प्राइस कम नहीं कर रहे। अब सरकार इस पर यह तर्क देती है कि पहले आयल पुल घाटा हमारा बढ़ा हुआ है, तो जब हम सस्ता खरीदेंगे तो उस घाटे की रिकवरी करेंगे। तेल कंपनियां ये कह देती तो हम तेल प्राइस कम नहीं करेंगे, लेकिन महंगा होगा तो महंगा कर देंगे। अब ये बात जल्दी किसी को समझ नहीं आएगी जब तक वो इकोनॉमिक्स नहीं जानेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि प्राइस कम होने पर घटा नहीं रहे और प्राइस बढ़ जा रहा है तो बढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडी देकर इन कंपनियों को कंगाल बना चुकी सरकार, टाइम पर उन्हें पैसे नहीं देती तो कंपनी ये खर्चा कैसे चलाए आगे। तो यहाँ पे भी सब्सिडी स्कीम जो है खत्म करनी पड़ेगी। अब आता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जितना सिलेबस है सारा जो है सोशल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, कोई इसमें इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस 12th लेवल से ऊपर का नहीं होता, बट सोशल प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। सामाजिक समस्याओं का सोल्यूशन क्या हो सकता है वो होता है यूपीएससी सिलेबस, उसके ऊपर की बात इसमें कुछ नहीं आती। लेकिन यहाँ बड़े बड़े टीचर हम आईएएस पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, कोई छोटे मोटे टीचर नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। केवल इको जानने वाले हमारे देश में बहुत कम है, इसमें इंटरेस्ट लेने वाले बहुत कम है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है एक दिन में आपको समझ नहीं आएगा। जब तक आपका इसका बेस ना हो तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। एनसीईआरटी की बुक भी 10 बार पढ़ लो फिर भी आपको समझ नहीं आएगा।
एफडीआई पॉलिसी इन फूड प्राइसिंग, इस पर भी मैंने कई बार बात की कि अगर एफडीआई इंडिया में आने दी जाए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन, कौन सी इन्फ्लेशन है जिसके लिए शोर मचाया जाता है? वो पहले इन्फ्लेशन है फूड इन्फ्लेशन। बाकी इन्फ्लेशन के लिए इंडिया में शोर नहीं मचता, लेकिन खाना और सब्जी ये महंगा हो गया, दूध, तो सब लोग कहेंगे बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। तो मैं कई बार ये बात अपने लेक्चर में कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री वो हो जिसे पोल साइंस भी ठीक से आए और इकोनॉमिक्स भी आए। इकोनॉमिक्स आएगा तो गरीब के बारे में वो एक अच्छे डिसीजन ले पाएगा। एडवाइजर चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन स्वयं की योग्यता उस लेवल की नहीं है, तो हम क्या हैं? हेड हैं, हमें ऑर्डर पास करना है, एडवाइजर को नहीं। एडवाइजर अपने दिमाग से पास करेगा ना। तो अगर योग्यता मतलब कुछ नहीं होता तो इन बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की एलिजिबिलिटी क्यों तय की जाती है? तो मुझे भी लगता है कि ये एक लेक ऑफ इंडिया रहा, एक अर्थशास्त्री तो दूसरा राजनीति शास्त्री। तो एक ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, दूसरा पॉलिटिकल रिफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर दोनों गुण एक व्यक्ति में होते तो देश को ये जो बीच का लैक हुआ उसका भुगतान नहीं करना पड़ता। दिस इज माई ओपिनियन। नोटेबल टर्म इन द इंडियन एंड प्रोग्रेस ऑफ सेक्टर, फ्यू फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। आज हमारे घरेलू इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बढ़ने चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, बिल्कुल उसी पर डिपेंड है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल हम देते हैं। हमने सेकंड 5 ईयर जब प्लान बनाया और महालनोबिस जी जो इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी सलाह पर वो बना, फिर भी वो मॉडल फेल क्यों हुआ? उसके पीछे कारण यही थे कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल तो पाकिस्तान में चला गया और इंडस्ट्री लेकर हम इंडिया में बैठे रहे। अब प्लान बना ले, मटेरियल नहीं होगा, इंडस्ट्री चलेगी कैसे? ज्यादातर कॉटन प्रोड्यूसर्स कहाँ पे हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने कॉटन सप्लाई की नहीं, इंडस्ट्री क्या करती? तो सेकंड इंडस्ट्री प्लान इसीलिए फेल हुआ हमारा। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने वाली बात है कि जिस चीज का मटेरियल हो वही इंडस्ट्री हम ठीक से सर्वाइव कर सकते हैं। हम प्लान तो बना लेते हैं कि सोचते नहीं इसको इनोवेटिव या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो हमें पहले इसको सोचना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और एडवांस सोच रखनी होगी। न्यू फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो गया, सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हम करें? अभी मैंने अपने लिंक किया कि सारी इंडस्ट्री हमारी किससे लिंक है? एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर ही डिफिसिट में, अच्छी क्वालिटी मटेरियल की वहीं नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होगा वो भी उसी क्वालिटी का होगा। इंटरनेशनल मार्केट में टिकेगी नहीं हमारी कोई गुड्स। हम गेहूँ हर देश को बेचने के लिए भेज रहे हो, कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो हम दुनिया क्वालिटी के पीछे भाग रही है, हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। खाना भी हम खाते हैं तुरंत भूख लग जाती है, हम उस पर्सन से कहते हैं क्वालिटी वाला फूड आपने नहीं खाया। अगर 10 बार आपको भूख लग रही है, आपकी बॉडी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो बट नेचुरल है आप क्वांटिटी वाला फूड खा रहे हो जो आपके लिए थकाऊ है। एक बार इंटरव्यू में देख रहा था, सलमान खान से एक लड़की पूछ रही है बिहार की कि बताइए आपकी सेहत का राज क्या है? वो कहता है कि सेहत का राज बताइए, ये है कि हम चावल रोटी कम खाते हैं, वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं, चिकन खाएंगे तो रोटी एक आधी यूज करेंगे। लेकिन तुम बिहार और यूपी के लोग ज़्यादातर इंफीरियर फूड लेते हो, राइस ज़्यादा यूज करोगे, ब्रेड ज़्यादा खाओगे। तो ब्रेड तो सबसे ताकतवर चीज़ है, लेकिन बारी हरी वेजिटेबल्स या न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें कम यूज करते हो, इसलिए माल न्यूट्रिशन के शिकार मैक्सिमम हो जाते हैं। और हम बैलेंस फूड लेते हैं, इसलिए हमारी सेहत का राज यही है। तो मुझे भी लगता है कि बात सही है, हम ऐसी चीज़ खाते हैं कि हमारी बॉडी काम करने लायक न रह जाए, बस खाना पचाने में लगी रहे। और उससे निकला क्या? एक हमारा अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं निकला, तो हेल्दी हम रहेंगे नहीं, हमेशा वीक कमजोर नजर आएंगे, माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे। तो हेल्दी फूड लीजिए, कम आपको शरीर को मेहनत करनी पड़ेगी, आपका शरीर ज़्यादा फिट रहेगा और काम करने के लिए आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और ऐसे फूड खाएंगे तो आलसी हो जाएंगे। अब मुझे बात ये समझ आ गई है कि आलसी वह होते हैं जो उनके नेचर में नहीं है, वो खाली खाने पीने से लोग आलसी होते हैं। मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, स्ट्रेटजी ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस में हमने ये सारी चीजें तैयार की कि हमारे पहले क्या थी? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज से सीधे सीधे हम ग्लोबलाइजेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे, क्लोज से फिर हम आएंगे ओपन इकोनॉमी, ओपन से फिर आएंगे लिबरल इकोनॉमी, लिबरल से फिर हम आएंगे मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी से फिर हम आएंगे प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे, फिर हम आएंगे ग्लोबल इकोनॉमी। आज पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन इसका फायदा सबसे अधिक कौन देश ले सकता है? जिसके पास कैपिटल है, इसीलिए विकसित देश ले रहे हैं।
हम दुनिया के हर देश में जाके दुकान खोल सकते हैं, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए ना। तो ग्लोबल इकोनॉमी का या ग्लोबलाइजेशन का इंडिया को 40% फायदा, चाइना को 60% और अमेरिका और यूरोपीय देश को 100% मिल रहा है। अमेरिकन प्रोडक्ट अफ्रीका के सबसे पिछड़े उसमें जिले में पिछले गांव में भी मिल सकती है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट की पहुंच वहां तक नहीं है। तो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ जाने पर हमें कैपिटल की जरूरत है। हमें ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन माल सप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है, कैसे हम उसका फायदा उठाएंगे? तो ग्लोबल इकोनॉमी का फायदा कब हो सकता है? जब हम अपनी पोटेंशियल पावर बढ़ाएं और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्री, सब प्राइम क्राइसिस, ये भी वर्ड्स बहुत ही ऐसा वर्ड्स है, सब प्राइम क्राइसिस 2008 में अमेरिका में आया। क्यों आया उस पर भी बताते हैं आपको। क्योंकि जब क्राइसिस आती है तो हर चीज डूबने लगता है, और हमारा जो बिजनेस है वो अमेरिका से 20%, यूरोपीय देशों से 20%, इधर चाइना से 20%, अरब अमीरात से, गल्फ कंट्री से यही रेशियो है। तो ये सारा हमारा 80% इकोनॉमी को कवर कर देता है। लेकिन जब अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया तो हमने अमेरिका से ट्रेड थोड़ा घटाया कि हम डिफिसिट में रहेंगे, यूरोप से कम किया, हम शिफ्ट होते कहाँ चले गए? चाइना की तरफ। चाइना ने सिंथेटिक दूध की सप्लाई की, हमें लगा कि चाइना जो है हमारे ट्रेड का बेजा फायदा उठा रहा है और हमें वहाँ की चीज़ें ज़्यादा नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की वो चीज़ें हमारे देश में भेजेगा। तो सरकार को नजर आया कि गल्फ की तरफ चलो, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान से आपके जरा से टेंशन बॉर्डर पर होता है, गल्फ कंट्री के देश के लोग आपकी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देते हैं। तो ये भी एक एहसास हुआ गवर्नमेंट को कि भाई इस एरिया में भी ठीक सेफ जोन में हम नहीं हैं, अब किस एरिया में मार्केट तलाशें? तो हमारे लिए सबसे सेफ एरिया है अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीका के लगभग 26 कंट्री हैं। चाइना ने वहां तक खाली मार्केट बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इंडिया वहां पर क्या बना रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना हमसे जरूर इन्वेस्टमेंट में आगे है 5 टाइम्स, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे वहां की पब्लिक खुश हो रही है। और ऐसे दिनों में जब ग्रोथ रेट में हमने चाइना को पीछे कर दिया है, तो आने वाले कुछ टाइम में हम चाइना को वहां भी पीछे करेंगे, वर्ल्ड में भी पीछे करेंगे। और एडवांस में जानकारी मैं देता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को 20 ईयर्स एडवांस रिपोर्ट दी जाती है, इसीलिए दुनिया का सब कुछ उससे हैंडल हो जाता है। 20 साल पहले ही वो जानते हैं कि कौन देश कहां पर किस टाइम पर पहुंच पाएगा और उसके पास क्या क्या हथियार होंगे, कैसे हमला करेगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी। एडवांस इन 20 ईयर्स। उस रिपोर्ट को एक बार मैंने पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक के साइट पे था। उस रिपोर्ट में था कि इंडिया 2030 के बाद चाइना को पीछे छोड़ते हुए 2040 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये रिपोर्ट को हमने नहीं तैयार किया, वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया, अमेरिकन बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने तैयार किया। और 2025 में चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका का 19% रेशियो और चाइना का 12 और इंडिया 4.34 के पास है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया बहुत तेजी से डेवलप करेगा और वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 1 पर जाएगा 2040 तक। अब आता है कि रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव इंडियन प्लानिंग। हमने प्लानिंग से अपने ध्यान हटा लिया, हमने इनोवेशंस पे अपना ध्यान दिया। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान अब तो चले ही गए, खत्म ही हो गए। महालनोबिस स्ट्रेटजी, उस पर भी मैंने बात कर ली। टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी जब डिटेल में जाऊंगा तो काफी कुछ इस पर बात करूंगा। एनालिसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग। किताब रट के आईएएस कभी नहीं बन पाओगे जब तक आपके अपने दिमाग चलना नहीं शुरू होंगे, ठीक है? और आईएएस बहुत बड़ा ज्ञानी मेरी नजर में नहीं होता, बट एवरेज नॉलेज सब एरिया की होती है, वही होता है आईएएस। सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन सिंस इंडिपेंडेंस, नीति आयोग कॉपरेशन। फिर आएगा रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन, टाइप ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसको भी मैंने एक समरी टाइप का एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, बस उनके यूज करने के तरीके में ही सब कुछ है, लेकिन हम रिसोर्सेज तलाशने के लिए दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट है कि युद्ध हथियारों से नहीं, विल पावर से जीते जाते हैं। AK-47 लेके खड़े हो, इच्छा शक्ति नहीं है तो दूसरा निहत्था आदमी वो भी छीनेगा और तुम्हें मार भी देगा, शूट भी कर देगा, क्योंकि विल पावर है उसके पास। तो किसी साधन से कभी कोई लड़ाई नहीं जीती गई, प्लानिंग से जीती जाती है लड़ाई। साधन भले पुअर हो, प्लानिंग बड़ी टाइट हो, हमेशा आप हर काम को करने में सफल हो जाएंगे। साधन बहुत है, आदमी योग्य है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि सेना हो कुत्तों की और शेर हो सेनापति, युद्ध सारा जीतेंगे। लेकिन सेना हो शेरों की, लीडर हो कुत्ता, युद्ध एक भी नहीं जीतेंगे। क्योंकि पॉलिसी मेकर जो है, जो लीड कर रहा है,
वही सही नहीं है। ऐसी मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि लीडर ही सब कुछ होता है। बीजेपी पार्टी लो, मोदी जी आ गए, बीजेपी बहुत ताकतवर, लीड करने वाला आदमी योग्य मिल गया, और कोई चीज है, सब कुछ है, स्ट्रक्चर है, बट उसको लीड करने वाला कोई नहीं है, वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इंडिया इन एक्सपीरियंस ऑफ इंक्लूजन्स, इस पर मैं डिटेल बात करूंगा, और इको में बहुत कुछ मैं जानता हूं। वाई इंडिया इज ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कब आया? जब ये हुआ कि ग्रोथ भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया हमारे प्लानिंग वाइस चेयरमैन को कि आप हमें बताइए कि जीडीपी ग्रोथ भी हम तेज कर रहे हैं और गरीब भी होते जा रहे हैं, हमें समझाइए। मोन्टिंग सिंह अहलूवालिया गए सुप्रीम कोर्ट बजाने कि हम तो जज ठहरे, ये सब कुछ समझ आ रही नहीं रहा इकोनॉमी, तो हमें ये बताओ कि ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि हम ग्रोथ जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर अगर डेफिसिट में जाएगा तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है तीनों सेक्टर की ग्रोथ, ये नहीं कि टू सेक्टर ग्रोथ कर जाए, एक पिछड़ जाए, तो गरीबी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ग्रोथ होने पर भी पॉवर्टी राइज करेगी, ये उन्होंने समझाया सुप्रीम कोर्ट में जाके। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब तीनों सेक्टर। सिंपल सिंपल, रट्टा मारना बंद करो, सीधी सीधी भाषा में समझो हर चीज को। गवर्नेंस एंड बजट, बजट टर्मिनोलॉजी हमारी वित्त मंत्री भी सामने तुम्हें दिखाई देंगी। टाइप्स ऑफ बजट, बजट तो सारे बनाते हैं, हमसे भी एक सवाल पूछा गया इंटरव्यू में कि घरेलू बजट और सरकारी बजट में क्या अंतर है। मैंने कहा नो अंतर। एग्जामिनर ने कहा कैसे? हम कहे आप पूरे कंट्री को एक आदमी मान लो, और घर में भी एक पर्सन ही होता है, तो बजट तो दोनों बनाते हैं, एक ब्रॉड लेवल का है, एक छोटे लेवल का बजट है। उसने कहा ये कैसे कह सकते हो, इतने लोग भारत सरकार के जुड़े रहते हैं। उनके जुड़ने से कुछ नहीं होता। कंक्लूजन पे जाओ, दोनों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, घर में भी यही होता है, कुछ नहीं है उसका अलग। बट हम ये सोच लेते हैं बहुत बड़ी चीज और घर वाली छोटी चीज, यही गलत हो जाता है। जो छोटा है वही बड़ा होना है, बस ग्रास रूट लेवल पर हम कुछ नहीं जानते। जैसे मास्टर कर लिया, बट एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, 10th 12th पढ़ो तभी कोई पेपर क्लियर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां रट्टा करके मास्टर कराते हैं, अपने आप को बड़े प्राउड से बताते हैं आई एम मास्टर, बट उस सब्जेक्ट का फादर तक नहीं जानते कौन है, उस सब्जेक्ट में डेवलपमेंट बेसिक क्या क्या हुए ये नहीं जानते। तो हमारा जब वही नहीं सही, न्यू ही अच्छी नहीं है, तो बिल्डिंग भी वीक रहती है, कभी भी ढह जाती है, इसीलिए किसी एग्जाम को हम पास नहीं कर पाते, कारण यही है। आउटकम बजटिंग, ये सब भी डिटेल में मैं जाऊंगा, बहुत लंबा लेक्चर नहीं देना चाह रहा कि जिससे आप बोर हो। जेंडर बजटिंग ऑस्ट्रेलिया में बना सबसे पहले, महिलाओं के फेवर में, बेनिफिट भी है जेंडर बजटिंग का, क्योंकि अगर सारी चीजें फोकस की जाएं तो पूरे वर्ल्ड में 18.4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा है एक साल का, जिसमें 12.4 ट्रिलियन डॉलर महिलाओं का खर्चा है। तो खर्च मेल ज्यादा नहीं करते, फीमेल करती है। और इकोनॉमी का इंजेक्शन एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग नहीं। सेविंग इज अ लीकेज ऑफ इकोनॉमी। अगर आप बहुत बचत करते हैं तो इकोनॉमी के सबसे बड़े दुश्मन है। खर्च करो, तुम्हारा पैसा किसी और के पास जाएगा, उसका पैसा तुम्हारे पास आएगा, फ्लो ऑफ मनी रहेगा। तो इस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मेल नहीं चला रहे, ये फीमेल की तारीफ नहीं है, फीमेल चला रही। एमएनसी कभी भी मेल को बुलाती है कि आए कोई सामान खरीदने, फीमेल ना आए, लेकिन फीमेल बाय बर्थ मैनेजर है, वो कहीं भी जाएगी, अगर कोई किसी चीज का यूज उस उतने लेवल का नहीं है तो उसे परचेज वो नहीं करेगी। मैं अपने घर से लेके बाहर तक सब देखता हूँ, मिल जाएगा इतने पैसे, हाँ ठीक है। गर्लफ्रेंड का देना है, चलो बता देंगे 1 लाख का है। अब गर्लफ्रेंड भले ही अंगूठा टेक है, बट उसको 1 लाख का मोबाइल एक अच्छी क्वालिटी वाला दे दिया, यूज है ही नहीं, वहां पे वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। तो मेल और फीमेल की ये अपनी टेंडेंसी अलग अलग है कि मेल बार्गेनिंग ज्यादा नहीं करते, 1-2 बार पूछ लिया बस, लेकिन फीमेल हमेशा कास्ट प्राइस और जो रियल प्राइस है, इन दोनों के बीच में वो बार्गेनिंग जरूर करेगी और देखेगी इसका यूज हो सकता है या नहीं, कि ऐसे तो नहीं ले जाके घर में रख देंगे। तो सारे मेल को मेरी ये सलाह है कि इकोनॉमिक्स कि कमाने पर ध्यान लगाओ, खर्च छोड़ दो। दोनों लिया तो लाइफ में कुछ नहीं करोगे, उसका टेंशन नहीं लो, खर्च का लिमिट बता दो, ये है बजट। और आपसे अच्छी मैनेजर वो है, कोई इकोनॉमिक्स उसको जानने की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट उसको आता है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफआईआई। एफडीआई है जो हम एक कंपनी लगाए विदेशी, एफआईआई है जो शेयर मार्केट में लगाते हैं। ये सब बड़ी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, आपके लिए बड़ी डिफिकल्ट लगती होगी, लेकिन हम इसको 10 बार पढ़ चुके हैं तो सब मुझे इतना बड़ा नहीं लगता। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी 3 है,
एक ही नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी पीपीपी है, और पैसा पॉलिटिक्स पार्टी ये भी पीपीपी है। तो 3 इंडिकेटर ऑफ पीपीपी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड हमने देखा, एनर्जी, पोर्ट एंड रोड, एयरपोर्ट, ये सब के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं वो हमें पढ़ना होगा। फिजिकल पॉलिसी को हम डिटेल में बात करेंगे इस पर, गवर्नमेंट और रेवेन्यू, और इस पर हम बात करेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ डेफिसिट इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, ट्विन बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और टाइप ऑफ डेफिसिट क्या होता है, इस सब पे हम करेंगे बात। फिर आएंगे हम टैक्सेशन पे। ये एक एक टॉपिक वाइज हम इस सिलेबस को लाएंगे, और जब इकोनॉमी की क्लास शुरू होगी तो जितने कंटेंट आपको इस मैंने दिखाए वो सारे हम एक एक करके पूरे करेंगे। इसका हमारे पास पीडीएफ भी होगा और इसके नोट्स की डिलीवरी भी होगी, और आप ये क्लास डेमो क्लास लेंगे, समय समय पर इसकी जानकारी हम आपको देंगे। जीएसटी इट्स इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर, सब्सिडीज एंड इट्स इम्पैक्ट। जीएसटी आने के बाद में इनडायरेक्ट टैक्स सारे रिप्लेस हुए, लेकिन पेट्रोल, डीजल और आपका अल्कोहल इससे रिप्लेस नहीं हुआ, और इनकम के रिसोर्सेज सारे सेंटर के पास चले गए, 2 ही रिसोर्सेज स्टेट के पास बचे। पेट्रोल पंजाब में सबसे महंगा, गोवा में सबसे सस्ता। क्यों? पंजाब जीएसटी पेट्रोल पर ज्यादा लगाती, गोवा सबसे कम लगाता है। कोरोना के टाइम पे भी शराब की दुकानें खुली रही, क्यों? क्योंकि 1/3 रेवेन्यू गवर्नमेंट की स्टेट की एल्कोहल से आती है, वो बंद कर दें तो सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो आप शोर मचाते रहिए शराब बंद कर दो, बैन हो जाना चाहिए। इनकम कहाँ से आएगी सैलरी देने के लिए? तो कुछ एरिया ऐसी है सरकार कभी प्राइस बढ़ा रहे हैं, लोग कम पिएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ये भी जानती है कि प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ उसके नुकसान भी हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इस पर भी हम बात करेंगे। उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इस पर एक एक डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, लेक्चर बोरिंग हो जाए, वो हम नहीं चाहते। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड बैंकिंग इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, ये सब बहुत डिटेल में हम आपको एक बार ऐसा हम समझाएंगे कि इंटरव्यू तक नहीं रुकेगा आपका कुछ भी, इकोनॉमी का इंटरव्यू चाहे जो ले रहा हो। ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, पेमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल मॉनेटरी, आईएमएफ, सब पे बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बताऊं पढ़ने का जो तरीका है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ के कभी किसी को याद नहीं रहता, पढ़कर कंक्लूजन नहीं निकला तो उस दिन की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहा। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए कि आज जो पढ़ा तो उसमें क्या मिला हमको। जैसे काम करके आप देखते हो ना कि पैसा मिला कि नहीं, ऐसे पढ़कर आज क्या मिला। अगर कुछ गेन हुआ तो पढ़ाई सही थी, नहीं हुआ तो वही उसी तरह है साइंस का कि एक कुएं से बाल्टी ऊपर आप लाएं और बाल्टी की रस्सी टूट जाए फिर कुएं में चली जाए, वर्क डन जीरो। साइंस कहती है आपने कार्य किया, मेहनत पूरी की, बट यहाँ कार्य जीरो है, शून्य है। तो ऐसे ही स्टडी है कि अगर आपने पूरी मेहनत की और कुछ नहीं निकला तो फिर जीरो। मैं अपनी बात इसी से खत्म करता हूं, फिर हम अपने लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और इकोनॉमी के पूरी क्लास ढंग से करेंगे हम। 50% जो इसमें फेल होते हैं हम किसी एक को भी फेल नहीं होने देंगे अगर वो हमसे एसोसिएट होते हैं। माइक्रो एनालिसिस होगी, लेमैन को भी इकोनॉमिक्स समझ आएगी, और कॉन्सेप्ट को फोड़ो और तोड़ो वो सारा हम जानते हैं। प्री और मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी हम जानते हैं। किताबें मार्केट में प्री ओरिएंटेड तो है, मेंस ओरिएंटेड नहीं है। हम मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे, और उसके कंटेंट को भी हम आपको देंगे। यूपीएससी में मेन कंटेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, टू द टॉपिक आंसर होने चाहिए, और रिसेंटली प्रॉब्लम सॉल्यूशन इनोवेटिव चाहिए। तो इन सब 3 चीजों पे आप फोकस करिए, इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़कर समझ पाएंगे। और मैं ये कहूंगा कि हर घर में एक इकोनॉमिस्ट होना जरूरी है जो अपने घर को गाइड कर पाए कि किस तरह से किस चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए, किस पे नहीं खर्च करना चाहिए, और इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी फैमिली में नहीं होगी। हमारे देश में इकोनॉमिक्स की तो कमी है। अब एक दिन बैठ के आप 100 इकोनॉमिक्स से सलाह लेते रहिए, एक दिन में समझ नहीं आएगा। ढेर सारे इकोनॉमिक्स हमारे देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। क्यों? इंडिया में मैंने ये पाया है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को लोग उतनी वैल्यू ही नहीं देते, उनकी बात ही नहीं सुनते, तो उस क्राउड को जाके अटेंड करने लगते हैं जहाँ लोग सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तो एक कान से सुना, चलो आप अपना काम करो हम अपना करते हैं। सुनना चाहिए, आपको ज्ञान बढ़ाना है, प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना है तो आप सुनिए। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।